Housing loan is one of the portfolio which has been focused for almost all the banks, irrespective of public sector or private sector banks. In today's video, we have a very special guest with us who have been the knowledge and has been working in this housing loan portfolio for the past 3 to 4 years and has been involved in disbursement of very big loans under housing portfolio. None other than Mr. Tanuj Singh sir, who has recently been promoted to Chief Manager and is currently posted in Mumbai. Sir, thank you for accepting my invitation and coming to this podcast, wherein we will be, making this educational video to guide our employees or the people who are working by banking fraternity, and will be explaining especially the product of our bank, that is Bank of Maharashtra. Thank you so much, Rahul, for calling me for this podcast. And I'm sure, I'm very confident that we will try to make some very good informative video so that all the banking fraternity will be able to take value from this, and we will look after this video. So thank you so much for calling me for this podcast. Pleasure is mine, sir. So in this video, we'll be basically first we'll be understanding the concept of housing loan, like basic things like who are the eligible entities, the rate of interest, the repayment period, moratorium period, and all those things we'll be discussing. So before starting this video, I would request each one of you to take a paper and a pen and make notes by listening to this podcast, because making notes will help you in understanding the concept of housing loan. Also, if you feel like we are providing any kind of value to you, please do not forget to subscribe to this channel, and also do not forget to share this video among your banking colleagues. So without any further delay, let us start this podcast on housing loan. तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज हैविंग बेसिकली 3 to 4 प्रोडक्ट्स इन हाउसिंग लोन, जो अभी हम सर के थ्रू जानेंगे व्हाट आर दोज प्रोडक्ट्स एंड व्हाट विल बी द स्पेसिफिकेशन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स. तो सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 3-4 प्रोडक्ट्स बनाए हैं हाउसिंग लोन से रिलेटेड. तो व्हाट आर दोज प्रोडक्ट्स इन जनरल जरा आप बता दें सर. ठीक है. तो जैसे हमारा हाउसिंग लोन है, इट इज़ बेसिकली कि किसी को अगर मकान खरीदना है, मतलब अपना मकान, अपने सपनों का मकान बनाना है, तो उसके लिए हम लोग हाउसिंग देते हैं. इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे तो सबसे पहला है कि हम किसी बिल्डर से मकान परचेज़ कर रहे हैं या फिर किसी इंडिविजुअल से मकान परचेज़ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से पहला अगर हम बोलेंगे जो फ्लेवर है इसका, वो दैट इज़ एक्वायरिंग ऑफ ओल्ड और न्यू हाउस, जो भी कह सकते हैं. ओके. उसके बाद ऐसा है कि अगर मेरे पास कोई प्लॉट है और मेरे को उस पर कंस्ट्रक्शन करना है, या फिर मेरा ऑलरेडी मकान बना हुआ है, 1 फ्लोर बना हुआ, मेरे को 2 फ्लोर और बनाने हैं, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इज ऑल्सो वन ऑफ द पर्पस. थर्ड पर्पस इसमें हो सकता है कि किसी को ज़मीन खरीदनी हो, प्लॉट परचेज करना हो और फिर उस पर कंस्ट्रक्शन करना हो, तो प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए हम उसको दे सकते हैं. इसके मतलब ये तो 3 मेनली टाइप हो गए अपने. उसके अलावा अगर किसी का हाउसिंग लोन चल रहा है किसी और बैंक में, तो उसको हम लोग टेक ओवर कर सकते हैं. तो मेनली ये 4 टाइप्स ही है. इसके साथ हमारा एक फ्लेक्सी है और एक ग्रीन लोन है, जो कि आपने जो 1 2 3 हमने काउंट करे उसी में वो अंडर आता है. तो मेनली दीज आर द टाइप्स ऑफ आवर लोन्स जो कि हम दे सकते हैं हाउसिंग के. तो सर जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारे क्राइटेरिया थे होम लोन के, जो 3-4 प्रोडक्ट्स बैंक ने बनाए. अभी बेसिकली व्हाट विल बी डिस्कसिंग इज कि इनके लिए हु आर द एलिजिबल पर्सन, कौन इसके लिए एलिजिबल रहते हैं. तो राहुल, दैट इज़ वेरी गुड पॉइंट जो आपने पूछा. अभी अपनी एलिजिबिलिटी हम बोले तो हम लोग खाली जो से एक इंडिविजुअल है उसी को हम लोग हाउसिंग लोन देते हैं. अगर कोई प्राइवेट एंटिटी है या फिर नॉन इंडिविजुअल एंटिटी है तो उनको हम हाउसिंग लोन नहीं देते हैं. तो सबसे पहले इंडिविजुअल में एक सैलरीड आदमी है, सैलरीड कस्टमर है, उसको हम हाउसिंग लोन दे सकते हैं. उसके बाद कोई बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसके साथ में प्रोफेशनल्स है जैसे डॉक्टर्स है, आर्किटेक्ट है, सीएज है, तो दे कैन ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर हाउसिंग लोन. उसके अलावा अभी हमारे पास एनआरआईस और पेंशनर्स, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर हाउसिंग लोन, इंक्लूडिंग फार्मर्स ऑल्सो दैट कम अंडर प्रोफेशनल itself. तो इट इज दे. तो जैसे कि ये जो 3-4 क्राइटेरिया हैं, एंटिटी हैं जो हु आर एलिजिबल फॉर अवेलिंग हाउसिंग. यस सर. हाँ, तो उसमें पहले हम डिस्कस करते हैं सर, अगर इफ समबडी सैलराइड पर्सन वो कहीं जॉब करता है तो उसको वो हमारे पास आता है हाउसिंग लोन के लिए. अगर कोई नया ब्रांच हेड बैठा है या कोई जो नया द पर्सन हु इज हैंडलिंग द क्रेडिट पोर्टफोलियो, तो अगर उसके पास सैलरीड पर्सन आता है, इफ ही वांट्स और शी वांट्स टू अवेल हाउसिंग लोन, तो हमें फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उससे मांगनी चाहिए. यस, वेरी गुड पॉइंट. क्योंकि आज की डेट में मतलब जो टुडे सिनेरियो है
उसमें कोई भी आदमी जब हाउसिंग लोन लेता है तो सबसे पहले वो बोलता है कि आप मेरे को बताइए कि मेरा एलिजिबिलिटी कितना है, मतलब फाइनेंशियली मैं कितना एबल हूँ कि कितने लोन की एलिजिबिलिटी मेरी बन सकती है। तो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। तो अगर कोई सैलरीड कस्टमर हमारे सामने आता है और हमें उसका फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो 3 डॉक्यूमेंट है उसके जो हमें इंपॉर्टेंट हमें लेने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका सैलरी स्लिप लेना है हमें लास्ट 3 महीने का। उसके बाद हमें उनका अकाउंट स्टेटमेंट लेना है 6 महीने का। और जो उनका फॉर्म 16 है, क्योंकि सैलरी लोगों को फॉर्म 16 मिलता है, या फिर आईटीआर लास्ट 2 इयर्स का, वो डॉक्यूमेंट हमको लेना है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट जो है हमारे दीज आर सफिशिएंट फॉर ड्राइविंग फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी। और अब मुझे पता है आपका अगर सवाल किया होगा कि अगर यही बिजनेस में कोई आ जाता है तो उसमें, जैसे अगर बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर प्रोफेशनल है, तो इन लोगों के लिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए मैं बोलता हूँ आपको, उनके लिए भी हमको लास्ट 2 साल का आईटीआर चाहिए, जिसके साथ उसके कंप्यूटेशन ऑफ इनकम रहता है, उनका पीएल, उनका बैलेंस शीट रहता है, और साथ में उनका 1 साल का स्टेटमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट, जिसमें वो बिजनेस ट्रांजेक्शन हमने कर रहे हैं। और साथ में ही उनका एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन भी हमको लेना है। जैसे कि कोई बिजनेसमैन है तो वो जीएसटी दे सकता है अपना, उनके पास उद्यम आधार होता है, या फिर कोई प्रोफेशनल अगर कोई काम करता है तो उनका सर्टिफिकेट होता है, जैसे एडवोकेट है तो उनके बार काउंसिल सर्टिफिकेट होता है, कोई इंजीनियर है तो उनका प्रोफेशनल सर्टिफिकेट रहेगा, कोई आर्किटेक्ट है तो उसका सर्टिफिकेट रहता है, सीए का सर्टिफिकेट रहता है। तो ऑल दीज थिंग्स जो हम ले सकते हैं इनिशियली फॉर ड्राइविंग द फाइनेंशियल एबिलिटी। ओके ओके, ठीक है। तो सर, जैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि जब कोई बिजनेसमैन अपने फाइनेंशियल्स देते हैं, तो उनको सेल्फ अटेस्टेशन कराना या सीए सर्टिफाइड कराना ज़रूरी है? हाँ, सर, ये एक बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा कि क्योंकि सेल्फ अटेस्टेशन तो क्या है कि जो अपना डॉक्यूमेंट हमको दे रहा है कस्टमर, वो सेल्फ अटेस्टेशन हमको दे सकता है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस है उसमें फॉर ये अपना जो हमारा सीए सर्टिफाइड होना है कि नहीं होना है। तो मेनली बेसिकली हमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ देखनी है दैट इज़ टर्नओवर, जो कि खाते में टर्नओवर दिखना चाहिए। और उसके अलावा एज़ पर आईटी रूल्स, अगर 2 सीआर के ऊपर अपना किसी का टर्नओवर है, तो दैट स्टेटमेंट शुड बी सीए सर्टिफाइड। ओके। तो 2 सीआर के ऊपर अगर हमारा टर्नओवर है तो दैट सीए सर्टिफाइड टू बी टेकन। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसका भी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है, वहाँ पे जब भी आप प्रपोजल्स आपके सीपीसी या आपके सैंक्शनिंग हायर सैंक्शनिंग अथॉरिटी को भेज रहे हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दोस सीए सर्टिफाइड। अगर 2 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है तो, और 2 करोड़ से नीचे है तो देन इट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड इज ओके। ओके। फाइन। इसके अलावा सर, पेंशनर के लिए कितना मिनिमम पेंशन होना ज़रूरी है सर? हाँ, पेंशनर के लिए अभी हमारा रिसेंटली ये ऐड हुआ है कि पेंशनर को भी हम हाउसिंग लोन में कवर कर सकते हैं, और उनका 21,000 महीने का पेंशन होना चाहिए। हाँ। ओके, फाइन। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पीपल हु कैन अवेल हाउसिंग लोन, yes. और उनमें क्या क्या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हमको लेने चाहिए। यस, यस। यहाँ तक आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर ब्रो। अब नेक्स्ट इज सर अबाउट को एप्लीकेंट्स। तो को एप्लीकेंट्स में सर, आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू कि हम कितने को एप्लीकेंट्स ऐड कर सकते हैं? तो ये राहुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि हमारे पास एक अपने बैंक की यूएसपी है, क्योंकि हम एक लोन के अंदर एलिजिबिलिटी को हायर करने के लिए हमारे पास बड़ा अच्छा टूल है कि हम उसमें को एप्लीकेंट की इनकम को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जितना हमारे पास इनकम ज़्यादा हो उतना हमारे एलिजिबिलिटी ज़्यादा बन सकती है। तो टोटल हम 5 लोगों को एक लोन के अंदर कवर कर सकते हैं, दैट इज़ एक हमारा एप्लीकेंट एंड 4 को एप्लीकेंट, मतलब मैक्सिमम टू 4 एप्लीकेंट्स, को एप्लीकेंट्स कैन बी एडेड। और वो जो को एप्लीकेंट्स है ही की मतलब वो दोज पीपल कैन बी स्पाउस ऑफ द एप्लीकेंट, फादर एंड मदर, उनका सन, उनका बेटा, उनका सिस्टर, उनकी बेटी हो, या फिर उनकी डॉटर इन लॉ हो। तो ऑल दीज रिलेटिव्स कैन बी एडेड एज अ को को एप्लीकेंट इन द लाइक। यस। अच्छा, एक चीज़ और पूछना है सर मुझे कि सपोज प्रॉपर्टी में 4 लोगों के नाम है, ठीक है, और हमने से 2 को एप्लीकेंट लिया है, तो उस केस में सभी को ऐड करना ज़रूरी है जिनके प्रॉपर्टी पे नाम, वो कैसे होगा? हाँ, तो जो मैंने आपको बताया अभी कि जो हम 5 एप्लीकेंट की बात कर रहे हैं, तो दे आर प्राइमरली फॉर द इनकम असर्टेंस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ लोन। तो एक बार हमने इनकम एलिजिबिलिटी निकाल ली है, लेकिन उसके अंदर अपना गाइडलाइन ऐसा है कि जो हमारे प्रॉपर्टी में ओनर है, ऑल दोज ओनर शुड बी टेकन एज अ को एप्लीकेंट इन द लोन। तो अगर समझिए मेरे मदर फादर और मैं अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेस करने वाला हूँ, लेकिन मेरा और मेरी वाइफ के नाम पे ही हमने खाली एलिजिबिलिटी बनाया है, तो मेरा और मेरी वाइफ का नाम तो उसमें रहेगा, साथ में जो मेरे पेरेंट्स हैं दे आर ऑल्सो बी एडेड एज अ को एप्लीकेंट इन द लोन। तो 2 एप्लीकेंट फॉर फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी एंड 2
more co-applicant can be added for because they are part of property ownership is there. तो जितने भी हमारे प्रॉपर्टी ओनर दे शुड बी टेकन एज अ को-एप्लीकेंट इन द लोन। और जो मैंने बात कही थी अभी कि हम टोटल 5 एप्लीकेंट ऐड करते, तो वो पांचों अपना इसके बेस पे है, इनकम के बेस पे है वो, मतलब उनका एलिजिबिलिटी के लिए हम ऐड कर सकते हैं। और एडिशनली भी जो प्रॉपर्टी की ओनर्स है दे शुड बी एडेड एज अ को-एप्लीकेंट। तो अगर समझे किसी लोन के अंदर मैंने 4 लोगों को 5 लोगों को ऐड कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी जो मेरे प्रॉपर्टी ओनर्स है वो अलग है, तो वहाँ पे हम 6th और 7th करके को एप्लीकेंट डालेंगे कर सकते। बिकॉज दे आर प्रॉपर्टी ओनर। यस, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी सबको क्लियर हो को एप्लीकेंट्स का। ओके, इसके बाद सर सिबिल जब हम कंसीडर करते हैं इन को एप्लीकेंट्स के केसेस में, तो उसमें सर कई बार होता है कि इनका सिबिल अच्छा है या इनका 50% से ज़्यादा ईएमआई उसमें आ रहा है, तो उसको कैसे कंसीडर किया जाता है? सर ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि ये एक बड़ी कॉमन सी दिक्कत आती है सामने। क्योंकि हमने जब कैलकुलेशन करते हैं, समझिए मैं और मेरी वाइफ का हम इनकम ले रहे हैं, और मेरा सिबिल है 798 और वाइफ का सिबिल है 801। तो वहाँ पे क्या है कि वो प्रपोजल के लिए बड़ा दिक्कत आती है कि हम कहाँ पे कौन सी ईएमआई ले। तो इसमें मेन चीज़ और कंसेप्ट हम समझेंगे ये है कि जिसका इनकम ज़्यादा है, मतलब अगर मेरा इनकम है और मेरा सिबिल 798 है एंड माय इनकम इज मोर इन द प्रपोजल, मींस जो रिपेमेंट हम लोग लेने वाले हैं, अगर हमारा कुछ 1 लाख का रिपेमेंट आ रहा है और एज पर माय कैपेसिटी मेरा जो इनकम है इज नॉट सफिशिएंट फॉर रीपेइंग दैट लोन, मेरी वाइफ का भी मैंने ऐड किया है, बट माय इनकम इज मोर देन 50% इन दैट प्रपोजल, तो फिर सिबिल आप मेरा उसमें इस्तेमाल करने वाले हैं स्कोर के लिए। अगर मेरी वाइफ का सिबिल है और इनकम है उसमें उनका इनकम ज़्यादा है, तो फिर मेरी वाइफ का करने वाले हैं। अगर हमारा इनकम ऐसा है कि दोनों का इनकम मतलब 80% है, मतलब माई इनकम अलोन इज ऑल्सो 80% एंड माई वाइफ्स इनकम अलोन इज ऑल्सो 85% में क्राइटेरिया में आ जाती है, मतलब मोर देन 50% है, तो फिर आइदर वन को जिसको आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि दोनों की इनकम वो कवर करती है रिपेमेंट कैपेसिटी को, तो इट कैन बी टेकन। ओके, बट बेसिकली जिसका इनकम ज़्यादा है उसको हम प्राइमरी एप्लीकेंट लेंगे और उसका ही सिबिल कंसीडर किया जाएगा फॉर डिटरमाइनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस सर, यस यस। ओके, ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर है। अच्छा, अभी नेक्स्ट आते हैं सर इसके बाद क्वांटम ऑफ लोन के रिगार्डिंग। तो क्वांटम ऑफ लोन के लिए सर पहले तो आई वांट टू नो कि ये जो परमिसिबल डिडक्शंस है ये क्या होती है सर? अच्छा, सबसे अच्छा ये अच्छा सवाल पूछा आपने, क्वांटम ऑफ लोन, क्योंकि जब भी हम एलिजिबिलिटी निकालते हैं तो उसमें 3-4 चीज़ें हमें देखनी होती है। तो सबसे पहला तो है फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी ऑफ अ पर्सन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि समझिएगा मेरा एलिजिबिलिटी है 1 सीआर का, तो और लेकिन उसके बाद फिर जब एक बार हम एलिजिबिलिटी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी देख ली हमने, उसके बाद हमें प्रॉपर्टी के हिसाब से भी उसका क्वांटम देखना होता है। तो क्वांटम में क्या आता है ना, मेनली कि जो हम प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हैं उसका एक मार्केट वैल्यू होता है, उसका रिजर्व वैल्यू होता है। तो हमारा एज पर आरबीआई गाइडलाइन हमें लोन अमाउंट स्पेसिफिक है कि समझिए अगर लोन इज अप टू 30 लैक्स, तो अप टू 30 लैक्स हमारा 90% तक एलटीवी अलाउड है, मींस जो हमारा आरवी आया है उसका 90% तक हम फाइनेंसिंग कर सकते हैं। अगर हमारा लोन 30 लैक्स से 75 लैक्स तक जाता है, तो इसके बीच में हमारा एलटीवी रेशियो जो है वो 80% है, तो मतलब जो भी हमारा आरवी आया है उसका 80% तक हम लोन दे सकते हैं। और थर्ड है अबव 75 लाख, तो 75 लाख की अगर ऊपर हमारा लोन अमाउंट होता है, तो जो भी हमारा रिजर्व वैल्यू आता है उसका 75% तक हम फाइनेंसिंग कर सकते हैं। तो दिस इज वन क्राइटेरिया। फर्स्ट इज योर एलिजिबिलिटी, जो आपका फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी, दैट इज फर्स्ट क्राइटेरिया। योर एलटीवी सेकंड क्राइटेरिया, एंड थर्ड क्राइटेरिया इज देयर जो आपका एग्रीमेंट आप करने वाले हैं। समझिए मैंने जैसे समझिए कि मेरा लोन अमाउंट है, मैं 1 करोड़ का लोन मैंने अप्लाई किया है, फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी के हिसाब से मेरा 1 करोड़ का लोन एलिजिबल है। दूसरा है मेरा जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है, प्रॉपर्टी का वैल्यू जो मेरा आरवी आया, जो मेरा मार्केट वैल्यू है, वो मेरा आ गया समझिए कि 100 भी आ गया पूरा। सॉरी टू इंटरप्ट, बट आरवी उस केसेस में एप्लीकेबल होगा जहाँ रीसेल की प्रॉपर्टी नहीं, आरवी के लिए सर हमारा अभी सभी प्रॉपर्टीज में आरवी एप्लीकेबल, अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए अंडर भी कंस्ट्रक्शन भी आरवी कम। आरवी अभी अगर हम रीसेल लेंगे तो वो तो आरवी हमारा इमीडिएटली मिलती है। और अगर हम बात करें अंडर कंस्ट्रक्शन की, तो अंडर कंस्ट्रक्शन में ऐसा है कि अगर हमने जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो हम लेते हैं कि जब प्रॉपर्टी पूरी रेडी हो जाएगी, तो रेडी होने के बाद उसका जो वैल्यू होगा उस समय जो उसका आरवी होगा, उस आरवी के बेस पे हम एज ऑन डेट फंडिंग करते हैं उसको पकड़ करके।
तो आरवी इसलिए दोनों ही केस में एप्लीकेबल है, चाहे वो रीसेल वाला केस हो चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो। ओके तो आरवी जो एलटीवी रेशियो है हमारी, वो आरवी के ऊपर ही रिड्यूस होने हैं, तो वो हमें ध्यान रखना है। और जो मैं अभी एग्जांपल लेता हूँ उसमें आप वापस आता हूँ कि मैंने 1 करोड़ का लोन अप्लाई किया है, मेरा फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी हो गया है, उसके बाद मेरा जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है, जो उसका आरवी आया है, वो भी 100 ही आया है। ओके तो अगर 100 ही आया और मेरा लोन मैंने 1 ईयर मांगा है, तो जो मेरा एप्लीकेबल उस पर आरवी आएगा वो 75% ऑफ आरवी आएगा। तो अगर मेरा 100 रुपीज़ का आरवी आया है तो 75 रुपीज़ ही मैं उसको एज अ लोन दे सकता हूँ। इवन दो मेरा फाइनेंशियल एबिलिटी ज्यादा बैठ रहा है जी, विच एवर इज लोअर विच एवर इज लोअर। इसमें थर्ड एक और हम ऐड कर देते हैं, अगर मेरा जो एग्रीमेंट हम जो कर रहे हैं, मेरा और सेलर का, वो एग्रीमेंट मैं कर रहा हूँ 80 लाख का, तो 80 लाख से मतलब हमारा भी क्या, जो एग्रीमेंट वैल्यू है उसका हम 90% तक फाइनेंस कर सकते हैं। ओके तो अगर मेरा एग्रीमेंट है 80 लाख का, वो रीसेल वाला प्रॉपर्टी है, तो 80 लाख का 90% रखेंगे तो 72 लाख होता है। तो अगर हम तीनों क्राइटेरियाज को मर्ज करेंगे तो आप देखेंगे मेरा फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी 1 करोड़ था, लेकिन मेरा आरवी के हिसाब से मेरा 75 लाख लोन आया, और मेरा जो एग्रीमेंट वैल्यू है उससे मेरा लोन 90% करेंगे तो 72 लाख आया। तो इन तीनों में जो लोअर हुआ मेरा, तीसरा आरवी था हाँ तीसरा आरवी आरवी था, था तो तीनों में जो मेरा लोअर था वो 72 लाख हुआ, तो मेरे को 72 लाख का लोन मिलेगा एज पर माई क्वांटम ऑफ लोन। में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैठ रही है। यस, तो तीनों चीजों को कंसीडर कर कैसे करना है। तो बेसिकली व्हेनेवर अ कस्टमर कम्स और उसको लोन चाहिए, तो पहले उसका फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी देखना है कितना बैठ रहा है। तो सपोज अगर 100 रुपये का लोन है और उसकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी 90 रुपीज़ बैठ रही है, हाँ, तो देन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको स्ट्रेट अवे 90 रुपीज़ दे दें। उसके बाद हमें उसका आरवी देखना है, उस प्रॉपर्टी की आरवी कितनी आ रही है। तो सपोज आरवी 75% जो भी आ रही है, 75% आरवी देखते हैं, तो 75 रुपीज़ 100 की 75 होगी। तो इवन दो इज एलिजिबल फॉर 90 रुपीज़ ऑन फाइनेंशियल, बट आरवी उसकी 75 है, तो हम 75 कंसिडर करेंगे। और अगर आरवी उसकी ज़्यादा आ रही है, एक सपोज 100 रुपये का लोन है और 150 रुपये आ रही है, तो आरवी उसकी ज्यादा आ रही है, तो देन ही विल बी वो 90 रुपीज़ तक ही एलिजिबल है। और लास्ट हमको ये भी चेक करना है कि उसकी एग्रीमेंट वैल्यू कितनी है। तो एग्रीमेंट वैल्यू मान लो 100 रुपया का लोन है और एग्रीमेंट वैल्यू उसकी 90 रुपीज़ है। हाँ 90 रुपये, तो फिर उसका हम 10% करेंगे तो 82, हाँ तो 82 आएगी। बट देन इन तीनों में से लोअर कौन सा है? यस, वो हमको पकड़ना है। तो इन तीनों में से जैसे लोअर हो जाएगा उसका आरवी वाला तो 90 75 हाँ, इट विल बी टेकन एज जो फाइनेंस अमाउंट है फॉर कंसिडरेशन ऑफ लोन अमाउंट। यस, ओके तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी सबको क्लियर हो गया अभी। ओके, नेक्स्ट इज सर, अब सर बेसिकली रहता है कि कई सारे बात रहते हैं कि अगर somebody इज बाइंग हाउस तो उसमें कई सारे कॉस्ट इंक्लूडेड रहती है। हाँ, तो उस केस में सर प्रोजेक्ट कॉस्ट जो हम कहते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इन बेसिकली हम फॉर लोन के लिए कंसीडर कर सकते हैं ताकि कस्टमर का अमाउंट जो है वो बढ़ के थोड़ा मिल जाए। अभी सर ये चीज़ बड़ी अच्छी बोली आपने, क्योंकि जब हम प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अगर हम रीसेल प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो वहाँ पे एक हमारा होता है एग्रीमेंट वैल्यू, उसी पे हम लोग डील करते हैं और वही पैसा हम देते तो हमारा प्रॉपर्टी मिल जाता है हमें। लेकिन जब आप अभी, क्योंकि क्या है, अभी आप देखेंगे तो बिल्डर बहुत सारे प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं, तो बिल्डर जब प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स ऑफ चार्जेस होते हैं जो अदर देन एग्रीमेंट में वो लोग चार्ज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर एक डेवलपर हमारा कोई बिल्डिंग बना रहा है, तो जब हम उसके पास प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हैं तो उसने हमें एक बोला कि आपका एग्रीमेंट जो है वो 1 CR का रहेगा। तो एग्रीमेंट के अलावा भी उनका GST चार्जेस रहता है, उसके अलावा वो 1 टाइम मेंटेनेंस चार्जेस मांगते हैं, उसके अलावा कुछ चार्जेस होता है कि इलेक्ट्रिसिटी लगाना है हमें तो उसके लिए वो अलग चार्ज रहते हैं, कुछ कॉशन डिपॉजिट रहता है, उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे चार्जेस उनके रहते हैं जो कि होता है घर के लिए ही, आपको मतलब आपको देना है वो परचेस करने घर के लिए ही, कि इलेक्ट्रिसिटी लगानी है हमको, एम्यूनिटी डेवलप करनी है हमको, या फिर हमको कोई पर्टिकुलर RWA बनाना है तो उसका कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, 1 टाइम कंट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसे अलग अलग चार्जेस उनके होते हैं। तो एज़ पर अवर बैंक पॉलिसी अभी हम ये सभी चार्जेस को जो आपका स्टैम्प ड्यूटी है उसको छोड़ देते हैं, उस चीज़ को हम नहीं कवर करते, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन को। उसके अलावा जो चार्जेस जनरली होते हैं वो एक जो चार्ट आप पे भी ये स्कीम पर देख पा रहे हैं, इस चार्ट के हिसाब से जितने भी चार्जेस है तो बैंक इज कवरिंग ऑल दीज चार्जेस, और इस चार्जेस के बेस पे ही मतलब समझिए हमारा एक एग्रीमेंट है जिसका वैल्यू है 1 करोड़, उसके बाद GST लगा इसके अंदर 8% का, तो 8 लाख का GST इसके ऊपर हो गया। इसके अलावा 1 टाइम चार्जेस है इसके अंदर इन्वर्टर के, उसके अलावा कुछ लीगल चार्जेस है, कुछ कॉशन डिपॉजिट है, ये सब मिला के हमारा 115 का पूरा
Charges लगेंगे, चार्जेस पर। तो जो हम अभी ये फंडिंग के लिए पकड़ने वाले अमाउंट, तो हम ये वाला अमाउंट को पकड़ने वाले हैं, और दिस अमाउंट 115, इस 115 का 90% विल बी अवर फंडिंग अमाउंट। तो जैसे जैसे हमने रीसेल में किया था कि हमने अगर 1 करोड़ का प्रॉपर्टी था, 90 लाख उसमें 90% सीधा दिया था, तो इस केस में वैसा नहीं होगा। यहाँ पे 1/15 जो हमारा टोटल कॉस्ट आया है, इट विल बी कंसिडर एज अ प्रोजेक्ट कॉस्ट, और प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर 90% हम निकाल के अपना फंडिंग करेंगे, तो इट विल बी अराउंड जो आपका 1 करोड़ के आसपास अमाउंट आ जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि ये बेसिकली अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टीज रहती है उसमें है, उसमें रहता है, बिकॉज उसमें रहता है। रीसेल में तो ये रहेगा नहीं। रहेगा नहीं, रहेगा तो जहाँ भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, आप सिर्फ एग्रीमेंट वैल्यू नहीं देखोगे, ये जो आप स्क्रीन में भी चार्ट देखा आपने या जो अभी हम चला रहे हैं, उसके बेसिस पर जो सर ने बताया, ये सारे कॉस्ट को आप ऐड करोगे एंड देन उसका 90% वी विल फाइनल। Correct. यस यस। तो इसमें भी वही रहेगा कि अपना हमको, जैसे हमने पिछली बार एग्रीमेंट के पेज पे दिखा था, तो ये वाले अमाउंट का 90%, देन एलटीवी इज देयर, एंड देन फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी, तीनों में जो कम रहेगा वो अमाउंट वी विल कंसिडर फॉर द फंडिंग। तो ये इस तरीके से वर्क करने वाला है। तो अभी जैसा हमने कंपोनेंट्स ऑफ जो प्रोजेक्ट कॉस्ट रहते हैं वो उसके बारे में डिस्कस किया। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सर एज। एज क्या रहता है सर, कितने एज से और कितने एज तक मैक्सिमम हम दे सकते हैं? एज, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि अभी एज में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है हमारे पॉलिसी में। तो जो मिनिमम एज होनी चाहिए एप्लीकेंट की, दैट इज़ 21 ईयर्स एंड अबव को हम हाउस लोन के लिए एलिजिबल हमारा है। और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए, मतलब जब लोन स्टार्ट हुआ तब मिनिमम एज कैन बी 21 ईयर्स, और जब लोन क्लोज होगा तो दैट टाइम मैक्सिमम एज विल बी लेस देन 75 ईयर्स ऑफ एप्लीकेंट। तो मतलब ये है कि जो जिसकी एज आज 25 साल है, उसको हम मैक्सिमम, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो लोन टेन्योर है दैट इज़ 30 ईयर्स। तो अगर हमारा कोई 25 साल का आदमी है तो उसको हम 30 ईयर्स का लोन इजीली दे सकते हैं, क्योंकि जब उसका लोन खत्म होगा, मैच्योर होगा उसका लोन, तो उसका एज होगा 35, 45, 55 ईयर्स का होगा वो आदमी। तो इट इज़ इजीली, इट इज़ मतलब इट इज़ विद इन आवर पॉलिसी। अगर कोई ऐसा एप्लीकेंट आता है जिसका एज आज 50 साल का है और उसको हम हाउस लोन देते हैं फॉर 30 ईयर्स, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर हमने 50 साल वाले का आदमी को 30 ईयर्स का लोन दिया, तो जब उसका लोन मैच्योर होगा, मतलब जब खत्म होगा उसका लोन, तो उसकी एज होगी 80 ईयर्स। तो हमको ये चीज़ देखनी है कि जब हम लोन सैंक्शन करते हैं, जो उसका एज है एट लोन मैच्योरिटी, इट शुड नॉट बी अबव 75 ईयर्स। तो जिसका एज 50 ईयर्स है आज की डेट में, उसको हम मैक्सिमम 25 साल का लोन दे पाएंगे, क्योंकि 75 ईयर्स तक उसको लोन खत्म करना है अपना। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखती है, एंड दिस इज वन ऑफ आवर एज क्राइटेरिया। सेकेंड थिंग इसमें जो मैं एक इम्पोर्टेंट है कवर करता हूँ कि हमने, जैसे मैंने बोला आपको एंट्री एज के बारे में, तो एंट्री एज ऑफ अ एप्लीकेंट इज 21 ईयर्स, बट फॉर अ को एप्लीकेंट इट कैन बी 18 ईयर्स ऑल्सो। तो 18 ईयर्स अबव है तो वो को एप्लीकेंट एज अ को एप्लीकेंट आके लोन के अंदर ऐड हो सकता है। ओके, ठीक है। इसमें से मेरा एक और क्वेश्चन है कि सपोज अ कस्टमर कम्स टू अस एंड ही सेज कि आई एम 55 ईयर्स ऑफ एज, आई वांट टू अवेल अ हाउसिंग लोन। तो एज पर जैसा अभी आपने बताया, एज पर बैंक्स पॉलिसी वी कैन नॉट गिव द लोन एक्सीडिंग 75 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो हम उसको सिर्फ 20 साल के लिए दे सकते हैं, हाँ। बट विद इन दैट 20 ईयर्स इफ उसका लोन अमाउंट उतना जितना वट एवर ही इज इन नीड ऑफ उतना नहीं बैठ रहा है, तो उस केस में कैन वी एड अ को एप्लीकेंट? और अगर को एप्लीकेंट को ऐड कर कैन वी ऐड अ को एप्लीकेंट, एंड इफ वी ऐड अ को एप्लीकेंट, तो उस केस में उसका कैन वी डिटरमाइन हिज एज ताकि उसका टेन्योर बढ़ा सके? हाँ, ऐसा कर सकते हैं? ये भी सर आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये कैसा होता है ना कि जैसे कुछ फैमिलीज होती है जिसमें फादर इज एट नियरिंग रिटायरमेंट, और Correct, बच्चा correct. क्या है वो स्टार्ट करता है अपना करियर, तो बच्चे का एज वाइज अच्छा उसके पास होता है और फादर के पास एज कम होता है, लेकिन इनकम वाइज देखें तो फर्क हो जाता है। फर्क हो जाता है। तो इस केसेस में क्या होता है कि हम लोग मतलब इसमें कैसा कर सकते हैं ना कि हमारा एज क्राइटेरिया है जो है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है जिसका इनकम में रेशियो 50, जैसे एक फादर है और एक सन है, उन दोनों को हमने एक लोन के अंदर लिया है और डिसाइड एलिजिबिलिटी। तो वहाँ पे उनका जो टेन्योर ऑफ लोन है, क्योंकि फादर की एज है 50 साल, जिनको 25 ईयर्स के ऊपर या फिर 55 ईयर्स मान लेते हैं हम फादर की एज, और बेटी की एज है 30 साल। तो क्योंकि बेटे की 30 साल है तो उसको 30 साल का लोन आराम से मिल सकता है। हाँ, अब फादर की एज है 55 साल, तो फादर को 30 साल का नहीं मिलता, को 20 साल में ही इनको लोन खत्म करना पड़ेगा अपना। लेकिन अगर ऐसा है कि बेटे की इनकम
और फादर की इनकम मिला के एक लोन में हम बिठा रहे हैं, और बेटे के जो इनकम है वो उनके रीपेमेंट में 50% से ज़्यादा शेयर रखता है, तो फिर हम बेटे की इनकम को बेटे का जो एज है उसको एक ले सकते हैं फॉर डिसाइडिंग द पूरे लोन का टेन्योर। अगर ऐसा है कि बेटे की इनकम 50% ज़्यादा है फॉर पेइंग द ईएमआई, तो फिर हम इसके अंदर बेटे की एज को ले सकते हैं फॉर डिसाइडिंग टेन्योर ऑफ द लोन। अगर ऐसा नहीं है, अगर फादर की इनकम जो है वो रीपेमेंट में 50% ज़्यादा पोर्शन शेयर कर रही है, तो फिर हमें फादर का एज को ही लेना पड़ेगा फॉर डिसाइडिंग क्वांटम ऑफ द लोन का जो टेन्योर है वो लेना पड़ेगा। तो मतलब इसमें समझने वाली बात यही है कि जिसका इनकम 50% से ऊपर है लोन के अंदर, उसकी ही एज हम लोन टेन्योर डिसाइड करने के लिए कैलकुलेट करते हैं। I think ये concept भी sir had made it very simple and in a very clear way he has said that कि जिसका 50% से ज़्यादा है income for determining the EMI हाँ, ईएमआई, यस, EMI तो उसको उसका एज को we can consider यस, और नहीं तो then we cannot consider। यस, यस। पहले था कि कई केसेस में होते थे रीइंबर्समेंट्स होते थे, तो whether that reimbursement is still applicable? यस, वेरी गुड क्वेश्चन सर, कि रिइंबर्समेंट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टीज़ में कस्टमर जब को स्टार्ट करता है पेमेंट करना, तो उसको लगता है कि नहीं नहीं ठीक है, मैं पे खुद से कर लूँगा, मैं खुद ही ले लूँगा। लेकिन जैसे वो पैसा देता है बिल्डर को, या फिर उसका जब ट्रांजेक्शन होता है, तो कुछ टाइम बाद उसको थोड़ा टाइट होने लगता है। उसको लगता है कि यार मुझसे ना अकेले अपने दम पे हो नहीं रहा है, तो आई शुड अवेल अ लोन। तो अर्लियर वी हैव दिस फैसिलिटी कि हम उसको, जो उसने पेमेंट किया है सेलर को, वो रिम्बर्समेंट वाज अलाउड, बट नाउ दिस रिम्बर्समेंट इज रिमूव्ड, तो रिम्बर्समेंट इज नॉट अलाउड नाउ। तो अभी इस चीज़ से हमें थोड़ा सा बचना है, और कि वी हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम दिस। रिम्बर्समेंट एज पर पॉलिसी नाउ इज नॉट अलाउड। कई बार कैसा होता है सर कि लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट गुड, दैट्स व्हाई दे कम फॉर लोन। तो उस केस में उनको क्या रहता है कि उनको मोरेटोरियम पीरियड चाहिए। तो सर ये मोरेटोरियम पीरियड का कॉन्सेप्ट ज़रा बताइए, और ये कितना तक हम दे सकते हैं, क्या इसमें एलिजिबिलिटी वगैरह रही थी? मोरेटोरियम पीरियड, बड़ा अच्छा आपने ये बात उठाई है अभी, क्योंकि मोरेटोरियम पीरियड हमें जब, क्योंकि जैसा आजकल का कंसेप्ट, मतलब लोग वो चल रहा है, फैशन है कि बिल्डर से प्रॉपर्टी परचेज की जाती है, और कोई भी प्रॉपर्टी बनने में, बिल्डिंग बनने में 3 साल से कम तो समय नहीं लगता है। 3 साल से ज़्यादा समय लगने वाला है, उससे पहले तो कोई भी प्रॉपर्टी तैयार होती नहीं है। तो मोरेटोरियम पीरियड यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पर्सन है जो प्रॉपर्टी अवेल, लोन अवेल कर रहा है, जनरली दे आर रिसाइडिंग ऑन रेंट, और वो अपने किसी पर्पज से रह रहे होते हैं। जी। तो अगर एक साथ में उनका ईएमआई भी शुरू हो जाएगा एकदम से, तो फिर वो एकदम से वो ओवर बर्डन हो जाएंगी, क्योंकि वो रेंट भी पे कर रहे हैं, वो ईएमआई भी पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बैंक में 2-3 चीज़ें हैं, जो कि गेम चेंजर जैसी भी आपको लगेगी, आप एक बार सुनेंगे तो। समझिए, आप एग्जांपल लेते हैं कि आप एक मकान परचेज कर रहे हैं, ठीक है, और आपने लोन लिया मुझसे 1 सीआर का, कोई भी प्रॉपर्टी की रेंज हो, लेकिन आपने 1 सीआर लोन मुझसे अवेल किया। अभी आपका प्रॉपर्टी आज आपने परचेज किया, अभी 2026 चल रहा है, और 29वीं पोजीशन मिलने वाला है आपको, और अभी आपका खाली 10% ही लोन डिसबर्स हुआ है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका 1 सीआर पे 78 लाख का लोन, 78,000 के आसपास या 60,000 के आसपास की आपकी ईएमआई आती है, और आप ऑलरेडी राहुल रेंट पे रहते हैं, तो मैं आपको बोलूँ राहुल, आज से ना आपका 60,000 का ईएमआई शुरू हो जाएगा। तो आप नहीं बोलेंगे यार अभी रेंट भी पे करना है मेरे को 50,000, और मुंबई में तुम रह रहे हो, मेरे को ईएमआई भी पे करवाओगे। तो इस बर्डन से बचने के लिए हमारे पास मोरेटोरियम में कंसेप्ट है। मोरेटोरियम बेसिकली क्या है कि जब तक आपको मकान का पोजीशन नहीं मिलता है, तब तक आपको फुल ईएमआई, मतलब हमारा ईएमआई क्या है, ईएमआई इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, वो दोनों चीज़ कवर करता है। तो मोरेटोरियम के वक्त क्या है, मोरेटोरियम के वक्त खाली आपको इंटरेस्ट ही चार्ज होता है लोन के ऊपर, आपको जो प्रिंसिपल है वो चार्ज नहीं होता है। तो अगर आपका ऐसा है कि 30 साल का लोन है, तो 30 साल के लोन में अगर आपको 3 साल का मोरेटोरियम मिला है, तो 3 साल जो है खाली इंटरेस्ट हर लोन पे चार्ज होने वाला है, आपको प्रिंसिपल नहीं पे करना है साथ साथ। तो आपके लिए बेनिफिट क्या है कि अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज करी और आपको पोजीशन मिलने वाला है 3 साल के बाद, तो खाली आपको इंटरेस्ट ही पे करना है, अभी आपको प्रिंसिपल पे नहीं करना है। और इंटरेस्ट भी कितने पे करेंगे आप, जो आपका डिसबर्स हुआ है अमाउंट, क्योंकि अभी ये क्या है, आपका इमीडिएटली आपका प्रॉपर्टी खाली 10% बना है, तो आपको 10% ही डिसबर्समेंट हुआ है। तो 10 लाख का लोन खाली आपका डिसबर्स हुआ है, तो 10 लाख के ऊपर जितना आपका इंटरेस्ट आता है वो आपको हर महीने भरना है,
और जैसे जैसे आपका लोन डिसबर्स होता जाएगा उस हिसाब से आपको उतना उतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये सिंपल वाला हो गया रूल कि आपको ऐसे करना है। हमारे पास जो बैंक में हमारा मैक्सिमम लोन का जो मोरेटोरियम का पीरियड है वो दिया है बैंक ने 4 साल। तो अप टू 4 ईयर्स तक हम मोरेटोरियम दे सकते हैं। मतलब जैसा हमने किसी को लोन दिया टेन्योर वो दिया हमने 30 ईयर्स का। तो 30 ईयर्स में उसको अगर 4 साल का मोरेटोरियम मिल गया है तो मतलब 26 साल में उसको अपना लोन पूरा रीपे करना है और 4 साल तक खाली उसको इंटरेस्ट पे करना है on the disbursed amount. और डिसबर्स अमाउंट। तो ये बड़ा अच्छा एक फैसिलिटी है और फैसिलिटी भी और एक बेनिफिट है जो पास हो रहा है आपको, क्योंकि अगर आपको बोलेंगे पूरा भरो तो वो बर्डन हो जाएगा। तो इट इज़ अ फैसिलिटी एंड बेनिफिट ऑल्सो। इसके अंदर एक और फैसिलिटी है हमारे बैंक के पास। ये तो खाली सिंपल वो हो गया मोरेटोरियम वाला कि कितना हम दे सकते हैं। इसमें भी हमारे पास एक चीज़ और है कि अगर मैं राहुल बोलूँ आपको कि आपको पहले 18 महीने मैं आपको बोलता हूँ कि आपको कुछ भी पे नहीं करना है लोन के अंदर। आपने मतलब लोन ले लिया 10 लाख रुपये बिल्डर को दे दिया, लेकिन आपको पहले 18 मंथ कुछ भी पे नहीं करना है। तो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर विद अस। हमारे पास है कि जो इंटरेस्ट है लोन के ऊपर वो हम कैपिटलाइज कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम फॉर 18 मंथ्स। क्योंकि कोई अगर ऐसा रिक्वायरमेंट किसी का है जनरल की किसी का सच कि मेरे पास अभी मेरा 1-2 EMI चल रहा है तो मेरे को 18 मंथ के लिए आप जो मेरा इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज कर दीजिए। तो दिस कैन बी डन कि आपका अगर 1 करोड़ का लोन है तो जो 18 महीने का इंटरेस्ट है वो आपका उस लोन के ऊपर ऐड हो जाएगा और वो आपको अभी पे नहीं करना है, वो आपको जब 18 मंथ हो जाएगा तो उसके बाद आपको पे करना है। तो उस तरीके से भी आप ले सकते हो। तो मोरेटोरियम बेसिकली हमारे पास 48 मंथ्स का है फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज ओनली, और उसमें भी 18 मंथ के लिए ऑप्शनल है कि आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा ये हुई बात अंडर कंस्ट्रक्शन की। अगर कोई रीसेल वाला फ्लैट है तो रीसेल वाले फ्लैट में हमारे पास मोरेटोरियम खाली 2 महीने के लिए अलाउड है। तो फॉर 2 मंथ्स हम उसको मोरेटोरियम दे सकते हैं। 2 महीने से ज़्यादा का मोरेटोरियम अलाउड नहीं है। तो रीसेल में ये है और बेसिकली इट इज़ फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज। So moratorium concept is basically for under construction यस properties. यस यस यस। और हमारे पास 48 मंथ्स के लिए बड़ा अच्छा ये दिया है क्योंकि जनरली इट इज़ अलाउड फॉर 3 ईयर्स मैक्सिमम 36 months. 36 मंथ्स। सो वी हैव इन 48 मंथ्स। आई थिंक ये मोरेटोरियम का कॉन्सेप्ट सबका इज क्रिस्टल क्लियर नाउ। सर नेक्स्ट आता है इज एज ऑफ द प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट। तो कई बार देर आर फ्यू पीपल हु गो टू बाई रीसेल प्रॉपर्टीज विच आर क्वाइट ओल्ड प्रॉपर्टीज। तो उस केस में वेदर देर इज एनी कॉन्सेप्ट ऑफ एज ऑफ द प्रॉपर्टी, कुड यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एज? यस एग्जैक्टली सर। ये एज ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज जैसे आदमी हम लोगों की एज है वैसे प्रॉपर्टी की भी एज है। तो जैसे आदमी बुजुर्ग हो जाता है ओल्ड हो जाता है तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। ऐसे प्रॉपर्टी भी जब थोड़ी पुरानी होने लगती है तो उसका स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं कि वो खड़ा रह सके। तो ऑब्वियसली कि एज ऑफ प्रॉपर्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर वाइल वी आर फाइनेंसिंग, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा मेन जो गाइडलाइन है वो ये है कि जो हमारा प्रॉपर्टी का रिमेनिंग एज है उस रिमेनिंग एज से 5 साल पहले पहले हमारा लोन क्लोज होना होना चाहिए। समझिए कोई प्रॉपर्टी है जो भी साल भर पहले बनी है तो जनरली इट इज़ कंसिडर्ड कि 60 साल इज़ अ प्रॉपर्टी एज। मतलब जनरली इट इज़ कंसिडर्ड, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल और ट्रू फॉर एवरी प्रॉपर्टी, क्योंकि जो पहले प्रॉपर्टीज बनती थी जो पत्थरों से बनती थी वो 100 से 150 साल तक खड़ी रहती थी बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत उसमें नहीं होती है। और जो हम लोग अभी बिल्डिंग बना रहे हैं हाल फिलहाल में तो वहाँ पर अभी 60 साल तक एक जनरल एक टर्म बोले तो कोई साल भर वाली प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे इजीली 30 साल का लोन दे सकते हो, क्योंकि आपका प्रॉपर्टी की लाइफ ही मतलब मिनिमम 60 साल तो है ही। तो 60 साल से 5 साल पहले आपको ख़त्म करना है लोन, तो इट कैन बी इजीली डन। अब जहाँ पे प्रॉपर्टी की एज ऑलरेडी 30 साल 40 साल पुरानी हो चुकी है तो वहाँ पे हमको एक मतलब स्पेशली जहाँ पे 30 ईयर्स प्लस की प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी रिपोर्ट लेना है, अपने स्ट्रक्चर जो वैल्यू है उनसे लेना है। और हमको ये देखना है कि जब हम प्रॉपर्टी का फाइनेंस कर रहे हैं तो जो लोन का टेन्योर हम डिसाइड कर रहे हैं इट शुड बी जो हमारे रिमेनिंग बताया है उन्होंने रिमेनिंग पीरियड जो बताया है अपना सेक्टर ऑडिट ने बताया है उससे 5 साल पहले पहले अगर समझिए कि कोई प्रॉपर्टी 40 ईयर्स ओल्ड है और वहाँ पे हमें बताया है अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर कि इसका प्रॉपर्टी का जो फ्यूचर लाइफ है इट इज़ फॉर 25 ईयर्स। तो वहाँ पे अगर हमारा जो हमारा एज एप्लीकेंट का एज है वो भी 30 ईयर्स के लिए आराम से एलिजिबल है, उनका एज अभी 30 ईयर्स का है उनको दे सकते हैं 30 साल का, लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू जो फ्यूचर लाइफ है क्योंकि वो 25 ईयर्स ही है तो उसमें हमें 5 साल पहले मतलब अप टू 20 ईयर्स तक का लोन हम मैक्सिमम फाइनेंस कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी ऐसी जिसकी एज 70 साल है
और वहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर ऑडिट ने बोला सर नहीं ये इसकी एज खत्म हो चुकी है, बस 5 साल ही रह गई है, तो वहाँ पे हम फाइनेंस नहीं कर सकते हैं। मिनिमम 5 साल तो होना चाहिए। मिनिमम 5 साल से जो रिमेनिंग मतलब जो उसकी वैल्यू फ्यूचर लाइफ है, उसमें 5 साल लेस करने के अलावा जो अमाउंट बच जो जितना टेन्योर बचता है, उतना हम लोन दे सकते हैं उतना उतने टेन्योर के लिए हम तो लोन दे सकते हैं। तो ये थोड़ा ओल्ड जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि क्योंकि हमारा जो अभी कंसेप्ट है वो ये है कि 30 साल से ऊपर हम लोग लेते हैं प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर ऑडिट और अपने मेट्रोस वगैरह में 40 ईयर्स के ऊपर अगर है तो वो डेविएशन का एक केस बनता है, जो कि डेविएशन पे होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर्टी का रेसिडुअल पीरियड है, जो उसकी फ्यूचर लाइफ है, उससे 5 साल कम कम के अंदर ना हमारा लोन पूरा हो जाना चाहिए। तो जहाँ भी whenever you are financing to a property which is more than 30 years old, हाँ, तो वहाँ पे फर्स्ट यू हैव टू obtain structural stability report। तो उस स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में जो भी उसकी रिमेनिंग रेसिडुअल पीरियड है, सपोज 10 इयर्स आती है, हाँ। तो उसमें से आप 5 इयर्स माइनस कर दोगे हाँ। और उसके हिसाब से फिर देन यू विल हैव टू डिटरमाइन द टेन्योर ऑफ द लोन। यस यस एग्जैक्टली। करेक्ट ना? Correct. ऑल्दो उसका 30 साल बैठ रहा है एज पर एज। हाँ, मतलब उसकी अपनी फिजिकल एज से बैठ रहा है, हाँ। लेकिन क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी की जो एज है वो कम है, तो फिर हम उतना ही फाइनेंस कर पाएंगे जितना हमारा प्रॉपर्टी का एज रिमेनिंग है। रिमेनिंग तो हाँ। इसमें बेसिकली प्रॉपर्टी का एज ही देखा जाता है। यस यस यस, वो Not- पुरानी प्रॉपर्टी के लिए वो थोड़ा सा रिक्वायर्ड है, मतलब उस जगह प्रॉपर्टी थोड़ी पुरानी है तो इट इज ऑल्सो बिकम वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग ऑन लोन टेन्योर। नेक्स्ट इज सर, अभी व्हाट इज द मिनिमम कट ऑफ फॉर सिबिल टू गेट द हाउसिंग लोन? ये थोड़ा सा हमारे बैंक ने अभी रिसेंटली टाइटन किया है कि अभी 681 इज़ द कट ऑफ लिमिट, कि 681 के नीचे हमें नहीं अलाउड है कोई भी लोन करना, और अगर 681 के नीचे किसी बहुत ही जेन्युइन रीज़न से है तो वो डेविएशन है उस चीज़ का। तो So for that you need to follow the details of the bank circular. यस यस But minimum cutoff as of now is 681. 681 यस। Also sir, rate of interest जो है वो अभी सिबिल के ऊपर ही लिंक्ड है। हाँ, अभी हमारे सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट सिबिल के ऊपर लिंक है, सिबिल स्कोर के ऊपर लिंक है, और इट इज़ रेपो लिंक रेट है, जो रेपो लिंक है डायरेक्टली वो रेपो पे लिंक है। जैसे वो रेपो बढ़ता है या कम होता है तो इमीडिएटली उसका इफेक्ट हमारे रेट्स पे आता है, और इट इज़ लिंक विद सिबिल स्कोर ऑल्सो। सो दिस इज़ वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सर इज अबाउट, हमने फाइनेंशियल इनकम की बात कर ली जी, प्रॉपर्टी की हमने वो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात कर ली, व्हाट आर द documents that we need to obtain from the customer. But then when it comes to property, ultimately the purpose of the loan is to purchase a property. So whenever we are purchasing the property, what are the essential and mandatory documents that we need to check upon before the final disbursement? तो इसके बारे में सर प्लीज आप हमें बताएं। ये बड़ा अच्छा सर, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान हमेशा रखनी है। और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स मैं बोलूँ ऐसा, क्योंकि वो प्लेस टू प्लेस स्टेट टू स्टेट वो चीज़ें डिफ़र करती है, लेकिन जो बड़े बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो आपका कंप्लीट चेन ऑफ डॉक्यूमेंट है कि जब आपका प्रॉपर्टी फर्स्ट वो सेल हुआ, क्या वो बिल्डर से सेल हुआ, बिल्डर से सेल होने के बाद वो किस किस को सेल हुआ है, फिर आप परचेज करने वाले हैं, तो उसका प्रॉपर्टी का पूरा चेन है वो हमको हमेशा ही अपने पास लेके रखना है। उसके अलावा उस प्रॉपर्टी पे अप्रूव मैप होता है, अप्रूव सीसी होता है, या फिर उस प्रॉपर्टी का कुछ ओसी वगैरह आता है, जैसे ऑक्यूपेंसी होता है, कमर्शियल सर्टिफिकेट होता है। इस तरीके से हमारा मुंबई में हम ओसी लेते हैं, और जो दिल्ली एंड नॉर्थ के एरिया है वहाँ पे हमारे पास एक कमेंसमेंट का वो मतलब फिनिशिंग का आता है कि वो कंस्ट्रक्शन जो है फिनिश हो गया है, इट इज़ एज पर द प्लान। तो वही डॉक्यूमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा प्रॉपर्टी चेंज इज देयर, जो कि हमको पूरा अपने पास रखना है, साथ में उसका अप्रूवल क्या है, मैप का जो अप्रूव हुआ है वो वाला अप्रूवल। उसके अलावा कई बार जैसे हमारा एक फ्लैट है, अगर मैं खाली बात करूँ मुंबई के अंदर की, तो जब बिल्डिंग बनती है तो वहाँ पे एक पूरा अप्रूव होता है प्लान 40 फ्लोर्स के लिए, लेकिन उसमें कमेंसमेंट क्या रहता है, वो जैसा कंस्ट्रक्शन शुरू होता है चलता रहता है, तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन चलता है वो स्टेप मतलब फेज बाई फेज आता है कि पहले वो प्लिंथ के लिए आएगा, फिर वो फिफ्थ फ्लोर के लिए आएगा, फिर वो 10th के लिए आएगा, फिर वो सो आता रहेगा। तो वो हमको ट्रैक रेगुलरली करना है कि वो चीज़ें प्रॉपरली आ रही है, क्योंकि जब हमारे पास स्टार्टिंग में इनिशियल फेज़ में हमारे पास सीसी आया है तब हमने लोन फाइनेंसिंग किया है, लेकिन हमको ये भी चेक करते रहना है कि जो धीरे धीरे उसका ऊपर सीसी सब आने लग रहा है, और जब वो प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी, कंप्लीट होने के बाद उसका एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी आता है हमारे पास, तो वो हमको लेना है।
एक प्रॉपर्टी कार्ड्स है, प्रॉपर्टी कार्ड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल रहता है। अगर इसी तरीके से कोई प्रॉपर्टी है, तो मुंबई की बात करी मैंने, मुंबई की और एडजॉइनिंग एरियाज़ की, कोई थोड़ी-सी रूरल की प्रॉपर्टी हो, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी कार्ड्स इज़ देयर, उसके अलावा 7/12 और आठ, 8, हाँ, वो वाले जो, साहब, हाँ। हाँ, तो वो जो पटवारी के पास जनरली रहती है चीज़ें, तो वो डॉक्यूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। और अगर हम कई जगह पे हमारे पास एडवोकेट रिपोर्ट देते हैं कि हमें इक्विटी ऊपर मॉर्गेज करनी होती है, रजिस्टर्ड मॉर्गेज करनी होती है, तो वो चीज़ का हमको ध्यान रखना है। बेसिकली प्रॉपर्टी में हमें जो चेन रखा है प्रॉपर्टी का, जो ट्रेल है प्रॉपर्टी का, वो पूरा होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि हर जगह का थोड़ा-सा ट्रेल अलग होता है। कुछ प्रॉपर्टी लीज़ होल्ड भी होती है, कुछ प्रॉपर्टी फ्री होल्ड होती है। तो लीज़ होल्ड प्रॉपर्टी अगर है, तो हमें जिसका लीज़ है वहाँ पे, समझिए कोई प्रॉपर्टी सिडको की लीज़ पे है, तो जब हम फाइनेंसिंग करते हैं या फिर म्हाड़ा की लीज़ पे है, तो हमको उनका एनओसी लगता है, जो लीज़ जिसका दिया हुआ है, वो एनओसी लगता है। और हमको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि कोई अगर प्रॉपर्टी लीज़ पर ली हुई है, तो हमारा जो लीज़ का पीरियड है, वो ऐसा नहीं हो कि वो हमारा लोन फिनिश होने से पहले ख़त्म हो जाए। मतलब कोई प्रॉपर्टी है, वो खाली 10 साल के लीज़ पे ली गई है और ऑलरेडी 9 साल ख़त्म हो गया है, और 9 साल ख़त्म हो गया और हम आज की डेट में बैठ के उसको बोल रहे हैं, नहीं ठीक है, हम 30 ईयर्स का लोन आपको देंगे। तो वो चीज़ भी हमको उसमें देखना है, खाली एक एनओसी नहीं लेना है, वो भी देखना है कि लीज़ पीरियड अभी उतना, जितना हमारा लोन है उतना बाकी होना चाहिए। तो ये चीज़ थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी की जो चेन डॉक्यूमेंट है, वो सारे रखने पड़ेंगे। कोई जो स्पेसिफिक उस स्टेट में पर्टेनिंग जो अप्रूवल्स है, वो हमको लेके रखने चाहिए। तो प्रॉपर्टी में एज़ सच कोई फिक्स डॉक्यूमेंट अभी ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन हर स्टेट वाइज़ जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है, वो अपने जो एडवोकेट है, उनसे हमको हमेशा सलाह लेनी है कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे हम लोग फाइनेंसिंग कर रहे हैं, तो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट दैट वी आर रिक्वायरिंग टू ऑब्टेन, क्योंकि वो एक लिस्ट देते हैं। तो अपने इन कंसल्टेशन विद आवर लीगल टीम एंड आवर एम्पायर एडवोकेट, हमें हमेशा ये डॉक्यूमेंट लेके रखने हैं। बट बेसिकली मैं बोलूँगा कि एक अपने अप्रूवल प्लान जो होते हैं आपके, जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं या फिर जो प्रॉपर्टी फाइनेंस कर रहे हैं, उस पे जो अप्रूवल्स हैं, उसके ओसी वगैरह और जो उसके प्रॉपर्टी के चेन है, वो सब आपको लेके रखना है। तो बेसिकली वी आर टेलिंग कि जो जब भी हम देखें तो पहले हमें एक सर्च रिपोर्ट कराना है, यस, उसका वैल्यूएशन कराना है। यस, सर्च रिपोर्ट में एवरी एडवोकेट मेंशंस द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट नीड्स टू बी ऑब्टेन्ड फॉर क्रिएशन ऑफ वैलिड इक्विटेबल और रजिस्टर्ड मॉर्गेज, व्हाटएवर द केस में भी। यस, तो वो सारे आपको देखने पहले कि वो चेक कर करके वो है कि नहीं हो, है ना। अगर आप टेक ओवर कर रहे हो या रीसेल ले रहे हो, तो उसके सारे चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मतलब कि जो पहला ओनर था, पहले ने दूसरे से खरीदा, दूसरे से तीसरे ने खरीदा, और जितने भी वो सारे चेन है, वो सब कंप्लीट होना चाहिए। उसके शेयर सर्टिफिकेट होने चाहिए सब। यस सर। हाँ, देन शेयर सर्टिफिकेट सिर्फ लेना नहीं है, उसमें जो आपके एक्चुअल बोरोवर जिसको आप लोन दे रहे हो, उसका एंडोर्समेंट होना चाहिए उसका नाम पर शेयर सर्टिफिकेट में। देन सर एक और चीज़ रहता है कि हम जब लोन दे देते हैं, तो हमें चार्ज नोटिंग कराना पड़ता है सोसाइटी से, और एक नोटिस ऑफ इंटीमेसी सब रजिस्टर ऑफिस से। तो इसके बारे में भी ज़रा सर थोड़ा शॉर्ट में बता दो तो। क्या बेसिकली एक इट्स अ गाइडलाइन कि हमें जब हम प्रॉपर्टी पे लोन देते हैं, तो जिस सब रजिस्टर ऑफिस में हमने प्रॉपर्टी हमारी, जिस सब रजिस्टर ऑफिस से वो अपना सेल डीड चेंज डीड हुआ है, वो एग्रीड हुआ है, उस सब रजिस्टर में ऑफिस में हम अपना चार्ज एक नोट करने के लिए एक नोटिस ऑफ इंटीमेशन होता है। तो दैट वी नोट कि हमने ये इस वाले प्रॉपर्टी पे लोन दिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सर इस प्रॉपर्टी पे लोन दिया है, तो वो एक चार्ज नोट करता है, ताकि उसका फ़ायदा ये है कि जब कभी नेक्स्ट टाइम कोई सर्च होगी, तो वहाँ पे जब आपका चार्ज दिखेगा, तो जो सर्च करने वाला है उसको समझ आएगा कि दिस प्रॉपर्टी इज़ ऑलरेडी फाइल्ड बाय बैंक ऑफ तो उससे महाराष्ट्र। फ्रॉड नहीं हुआ। फ्रॉड नहीं होगा, तो ये एक अच्छी बात हमारे लिए भी है कि हम अपने अपने बैंक को भी, और दूसरा कोई अगर कोई वो लोन उस पे कर रहा है, तो उसको ऑलरेडी कर रहे हैं। सेव कर रहे हैं, कॉशियस कर रहे हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी पे लोन था, तो पहले इसका एनओसी ले लीजिए कि अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र से किसी ने लोन लिया है, उस प्रॉपर्टी द्वारा फाइनेंसिंग होनी है, तो पहले वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लोन प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट ले लीजिए, उसके बाद उसको देखिए आगे। और सेकंड थिंग इज़ सोसाइटी तो सर ने बताया कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि महाराष्ट्र पुणे में मतलब महाराष्ट्र के अंदर ये चीज़ बड़ा अच्छा है कि सोसाइटीज़ आर देयर, जो कि ओनर होते हैं प्रॉपर्टी, जो लैंड है उसका ओनर होते हैं, नहीं तो वो दे आर ऑल्सो सेफगार्ड ऑफ दोज ट्रस्ट प्रॉपर्टीज। तो वेन एवर एनी सेल परचेज हैपन, तो वी हैव टू टेक एनओसी फ्रॉम दैट सोसाइटी कि ये सेल हो सकती है। कोई ड्यूज़ है किसी के, जैसे कोई फ्लैट पर्टिकुलर है, उसके बहुत सारे पुराने ड्यूज़ है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी के ड्यू है या फिर कोई मेंटेनेंस के ड्यूज़ है, वो सब पेंडिंग है, तो वो भी सोसाइटी बता देती है। और सोसाइटी से हम एक चार्ज नोट कराते हैं अपने सोसाइटी के पास भी, कि जब अगली बार कभी अगर कोई भी सेल परचेज अगर होनी है प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी की,
तो विदाउट सोसाइटी परमिशन वो नहीं हो सकती है। तो सोसाइटी के अंदर अगर हमारा चार्ज नोट रहेगा, हमारा ऑलरेडी हम बता देंगे कि हमने इस प्रॉपर्टी पे लोन दिया है, तो व्हेनेवर नेक्स्ट टाइम एनी ट्रांजेक्शन हैपन, तो वो निकल के आएगा कि ऑलरेडी ऐसा हमें कहाँ मिलता है, जैसे कोई प्रॉपर्टी है वो टेक ओवर है, जैसे हम कोई किसी बैंक से टेक ओवर करते हैं, तो जब हम सोसाइटी के पास जाते हैं कि इस पे हमें फंडिंग करना है, तो सोसाइटी बताता है कि इस पे तो ऑलरेडी एसबीआई का या फिर दूसरे एक्स बैंक का चार्ज है। तो फिर हम उनको बताते हैं कि हाँ, हम वहीं से टेक ओवर कर रहे हैं। अभी आप बस हमें ये सब्जेक्ट टू दिस क्लियरेंस की ये वाला क्लोज़र जमा करने के बाद वो आप रेडी हैं हमें मॉर्गेज के लिए, तो वो उस तरह से उसे मिल जाता है। तो ये दोनों चीज़ें कंप्लायंस के पार्ट से बड़े इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है फ्रॉड को हटाने के लिए, कि फ्रॉड कुछ ना हो जाए हमारे साथ, कोई इल्लीगल फंडिंग ना हो जाए, तो उस चीज़ के लिए भी दोनों पार्ट करना बड़ा ज़रूरी है। Okay. Now, sir, next concept is about it's not a actual concept. You must have been noticed. Trend is that most of the loans are happening through DSS, right? Most of the loans are happening through DSS, and it's not at all wrong. Uh, but there are some precautions that needs to be taken care when you're dealing with the loans which are brought in from direct selling agents. So, as a banker in general, what normal precautions I should take? तो राहुल, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग जो आपने मुझसे पूछी है, और ये तो चीज़ मैं हमेशा डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि जो लोग नए हैं बैंक के अंदर, अभी फर्स्ट टाइम ही हाउस लोन कर रहे हैं, फिर कोई भी अपनी बैंकिंग फर्टिलिटी में जब लोन, क्योंकि डीएसए का कंसेप्ट क्या है, इट इज़ नाउ हर जगह है ये चीज़। डीएसए के थ्रू ही प्रपोजल्स आ रहे हैं, 90% चीज़ें डीएसए के थ्रू आती है। तो व्हेनेवर अ प्रपोजल इज रिसीव थ्रू डीएसए, तो एज अ बैंकर, एज अ प्रूडेंट बैंकर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बिकॉज डीएसए क्या कहता है ना, डीएसए गिव यू एवरीथिंग। वो सारे पेपर आपको देता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता है, हर चीज़ वो आपको दे देता है। तो आपको अल्टीमेटली आपके लिए क्या है ना, वो एक मीडियम बन जाता है उसकी सेलर, जो अपना हमारा बॉरोअर है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो हमको थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्टली एक्ट करना है, और हमको कस्टमर को अप्रोच करना है। अ, हमको उसको भी सब, ऑल्दो डीएसए ने हमें सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, तो शायद जब हम कभी इंटरेक्ट करते कस्टमर से, तो हम उससे बहुत सारी बातें पूछते ही नहीं। मतलब एक जो अपना इंटरव्यू फेज होता था, कि हम कस्टमर को बात करते थे, उससे पूछते थे कि कितने में आपका सेल हो रहा है, आपने प्रॉपर्टी सर्च कैसे किया, और कितना आपने पैसा अभी आगे वाले को दे दिया, आपने अपना सोर्स ऑफ मार्जिन कहाँ से अरेंज किया है, और आप इस प्रॉपर्टी के अंदर रहने वाले हैं, नहीं रहने वाले हैं, इट इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़, या फिर आपके पास पहले कितनी प्रॉपर्टीज़ थी, और अभी आप इस मकान में शिफ्ट हो जाएंगे, या जो पुराना वाला मकान है वहाँ पे रहते रहेंगे। वो बहुत सारी बातें जो हम करते थे कस्टमर के साथ, वो अभी क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन हमें डीएसए थ्रू मिल गया है, तो वो हम कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। तो वो चीज़ हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है, इस पार्ट को स्किप नहीं करना है। हमको सारा इन्फॉर्मेशन कस्टमर से भी सीख करना है, क्योंकि उससे बात करने से आपको भी एक फ़ील आ जाएगा कि जो ट्रांज़ैक्शन हो रही है इट इज़ जेन्युइन। तो अगर ट्रांज़ैक्शन इज़ जेन्युइन, तो फिर दैट इज़ ओके, दैट इज़ नॉट एन इश्यू फॉर अस। बट अगर कोई ऐसी ट्रांज़ैक्शन है जो डीएसए हमें फ़ॉर्ज करवा रहा है, मतलब समझो हमने किसी कस्टमर से बात करी, और ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द ट्रांज़ैक्शन, कि कितने का ट्रांज़ैक्शन होने वाला है, कितना पैसा उसने दिया है, तो थोड़ा-सा फ़िशी तो लगता है हमें। अगर समझो मैं राहुल, आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हो, तो आपको यू नो एवरीथिंग, क्योंकि आपने सारा पैसा अरेंज किया है उसके लिए। आपको ये भी पता है कि आपने किस-किस रिश्तेदार से पैसा माँगा है, आपने सोना गिरवी रख के दिया है। तो अगर मैं पूछूँ आपसे कि राहुल, आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसमें लोन आप 1.5 लाख का ले रहे हैं, आप 50 लाख का आपने कैसे अरेंजमेंट किया? तो आप इमीडिएटली बता दोगे, यार तनुज भाई बड़ा दिक्कत है यार, 10 लाख तो आपसे माँगे थे मैंने। तो वो चीज़, मतलब हम जब कस्टमर से डायरेक्टली बात करते हैं, तो वी शुड गेट टू नो कि वो चीज़ सब उसको मालूम है, मतलब ही इज़ ऑल्सो अवेयर ऑफ ऑल दीज़ थिंग्स। तो कभी ऐसा ना हो कि वो जो ब्रिज है एक, तो बिकॉज़ डीएसए इज़ ओनली डीएसए का काम खाली हमारे पास प्रपोज़ल लाने तक का है, उसके बाद का प्रूविंग हमें खुद ही करना है। तो लेकिन अभी डीएसए लोग क्या है कि बिकॉज़ दे वांट प्रपोज़ल टू बी प्रोसेस वेरी वेरी फास्ट, तो दे गिव यू एवरीथिंग, जो कि अच्छा है कि आपके पास रेडीमेड एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होने की वजह से हम कभी किसी के कॉन में ना आ जाए, मतलब हम किसी के जाल में ना फंसे, कि उस चीज़ को हम इस पार्ट को हम इग्नोर कर दें, क्योंकि हम लोग एज अ बैंकर हमारे पास ही बहुत सारे काम होते हैं। तो वंस वी रिसीव ऑल द इन्फॉर्मेशन, तो हम कई बार वो विजिट्स भी जब करने जाते हैं,
तब भी हम खाली फ़ोटो क्लिक करके आ जाते हैं और अच्छे से कस्टमर से बात नहीं करते हैं। वो एक पार्ट जो हमारा पहले हम बड़ा अच्छे से करते थे कि पूरा इन्फॉर्मेशन कस्टमर का हमारे पास रहता था, तो वो हम ना करें। कोई भी इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, जब हम नोट एक प्रिपेयर करते हैं, तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम डायरेक्टली डीएसए से ही वो पूछते हैं और उसमें लिख देते हैं अपने नोट में। तो वो सब जो चीज़ें हैं वो हम एक जो कस्टमर से इंटरेक्शन वाला पार्ट है उसको स्किप ना करें, बिकॉज़ वहीं पर हमारा देखिए, दूसरी बात ये भी है कि इफ़ यू वांट टू क्रॉस सेल समथिंग, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी वहीं पर है। जब आप कस्टमर से इंटरेक्ट करें तो यू गेट टू नो उसके बारे में कि वो कैसा है, उनकी फैमिली कैसी है, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो काम कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट में हम उनको क्रॉस सेल कर सकते हैं। तो वंस यू आर इन इट तो यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो। तो दिस पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि क्योंकि डीएसए हमारे बीच में है, हम दोनों मतलब मेरे कस्टमर के और वेन्यू के बीच में डीएसए है, तो कहीं न कहीं वो जो इंटरेक्शन वाला पार्ट है, वो मिस हो जाता है हमारा। और हम लोग उस पे इतना, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन सब मिल जाती है, तो हम ध्यान नहीं देते। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी से कि इस पार्ट को ना स्किप करें, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको एक तो जज करने में, कस्टमर के बारे में कॉन्फिडेंस दिलाता है आपको। दूसरा, आपको क्रॉस सेलिंग के बारे में बताता है। तीसरा, आपके पास, क्योंकि इन फ्यूचर कभी ऊपर-नीचे कुछ होता है लोन के अंदर, तो यू हैव डायरेक्ट अप्रोच टू कस्टमर और आपके कस्टमर का ब्रीफ पता होता है कि भाई उसके रिलेटिव कहाँ-कहाँ पे है। समझो कोई ऐसा आदमी है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है और मैंने कोई लोन डीएसए से किया है और मुझे पता ही नहीं कि वो इतने अच्छे डिपार्टमेंट में है कि उस डिपार्टमेंट में, मतलब समझो कोई ऐसे डिपार्टमेंट जहाँ पे मेरा कोई जानने वाला ऑलरेडी है, तो मैं उस जानने वाले के थ्रू उसको बोलता हूँ, भैया आप पैसे क्यों नहीं भर रहे हो? तो वो चीज़ अगर हम स्किप नहीं करेंगे, तो हम एक अच्छे पोजीशन में होंगे हमेशा उस कस्टमर को अप्रोच करने के लिए। अगर और मोर इम्पोर्टेंटली क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज बढ़ यस, जाती है यस, उससे। यस, इट इज़ तो ऑल्सो व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद डीएसए लोन, तो इतना इंश्योर करना है कि ऑल्दो वी आर डायरेक्टली डीलिंग विद डीएसए, बट एट द सेम टाइम हमको बोरोवर से भी उतना ही इंटरेक्शन करना है, एटलीस्ट बेसिक तो इंटरेक्शन करना है, बेसिक ताकि हम देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉस सेल आल्सो एंड यू गेट टू नो मोर अबाउट द कस्टमर। कस्टमर। यस, इट्स अ क्रक्स, इट्स अ होल क्रक्स। एंड हम एक फ्रॉड से भी बच सकेगा कोई हो रहा है तो। करेक्ट। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसको करें। ओके सर, लास्ट है हमारा इन जनरल चेकलिस्ट। तो जब भी कोई कस्टमर आता है हमसे लोन लेने के लिए, तो चेकलिस्ट क्या क्या उनसे मांगनी चाहिए? सपोज मैं आपके पास आया, मुझे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो इन जनरल क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप मुझसे मांगोगे या एज ए ब्रांच हेड को कस्टमर से मांगना चाहिए? जब आप फर्स्ट टाइम आए थे राहुल, तो आपसे अगर आप बात करें अंडर एक्सचेंज प्रॉपर्टी के लिए, तो वही बेसिक डॉक्यूमेंट तो अपने, जो मैंने आपसे कहा था इनिशियली, कि आपका सैलरी से 3 महीने का, आपका 2 साल का फॉर्म 16 ITR, देन योर 6 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट बिकॉज यू आर सैलरीड। अगर आप इसी साथ सैलरी के अलावा आप बिजनेस में होते, तो मैं आपको बोलता कि आपका मेरे को बिजनेस का रजिस्ट्रेशन दे दीजिए, मेरे को आपका 1 साल का आपका जो बिजनेस अकाउंट स्टेटमेंट है वो दे दीजिए, आपका ITR मेरे को दूसरा दे दीजिए, जिसके अंदर आपका कंप्यूटेशन होगा, PLM बैलेंस शीट होगा, वो आप मेरे को दे दीजिए। अगर आप इसके अलावा प्रोफेशनल्स होते, तो भी मैं आपसे डॉक्यूमेंट नहीं वाले मांगता। आपका दूसरा आइडिया विद कंप्यूटेशन, आपका बिजनेस और आपका जो सर्टिफिकेशन है, जो आपका सर्टिफिकेट, जो आपके जैसे आर्किटेक्ट है तो आर्किटेक्ट, CA सर्टिफिकेट या डॉक्टर, जो भी आप प्रोफेशन में सर्टिफिकेट, तो वो डॉक्यूमेंट बेसिक जो अपने फिनेंशियल होते हैं वो मांगता मैं आपसे। और प्रॉपर्टी को एक अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो फिर हम लोग सबसे पहले आपसे डिमांड करते प्रॉपर्टी पेपर्स के लिए। और प्रॉपर्टी पेपर में जनरली हमारे पास अभी जो होता है, वो हमारे पास क्योंकि प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इट विल बी अंडर रेरा ऑल्सो, रेरा। तो रेरा के ऊपर हमें इंफॉर्मेशन बहुत सारी मिल जाती है। और रेरा क्या है? रेरा इधर इंफॉर्मेशन मीन्स इट्स अ पब्लिक पोर्टल, जहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कोई भी बिल्डर जो प्रॉपर्टी बना रहा है, उसका इनिशियल, मतलब उसके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट से लेकर के उसका कन्वेंशनल सर्टिफिकेट, उसका यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है, उसका एस्को का डिटेल है उसके अंदर। उसके अलावा उसका कि वो कितने फ्लोर की बिल्डिंग बनने वाली है, उसका प्लान क्या है, उसका प्रपोज प्लान क्या है। उसमें अगर एक पूरा बिल्डिंग 40 फ्लोर्स का है, तो 40 फ्लोर में कितने फ्लैट्स होने वाले हैं, वो फ्लैट्स का कितना एरिया होने वाला है, उसमें कितने टेनेंट्स के फ्लैट है अगर रीडेवलपमेंट वो प्रॉपर्टी हो रही है, तो वो सारा एक लाइब्रेरी उधर अवेलेबल होता है। तो मैं आपसे जो आपका एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट आपसे लूँगा जो आपने एग्जीक्यूट किया है बिल्डर के साथ। अगर आपने किया है तो, अगर आपने नहीं किया है, तो वो रेरा नंबर के थ्रू मैं वो सारा इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। और ये जो रेरा नंबर है, वो मैं अपने जो एडवोकेट हमको दे दूँगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल लेंगे। सेकंड इन्फॉर्मेशन मेरे को लेना होगा आपसे कि आप
का कॉस्ट शीट जो होता है, क्योंकि कॉस्ट शीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, क्योंकि जो हमने चार्जेस की बात करी इनिशियली तो हमारा कंपोनेंट था कि हमारा एग्रीमेंट के अलावा जो उसमें जीएसटी लगने वाला है, उसमें जो वन टाइम चार्जेस है, उसमें कॉशन डिपॉजिट है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस है, तो वो सारे चार्जेस कॉस्ट शीट में ड्यूली मेंशन होते हैं। और दैट कॉस्ट शीट शुड बी साइंड बाय द बिल्डर आल्सो, ओके क्योंकि बिल्डर ने वो कॉस्ट शीट दिया है, तो वो हम ध्यान रखेंगे, देखेंगे उस चीज़ को। तो दीज आर द डॉक्यूमेंट जो इनिशियली में आपसे लेंगे, फिर अपना लीगल वैल्यूएशन और अपना ड्यू डिलिजेंस करके हम आपकी विजिट करेंगे, तो वो सब चीज़ें फिर धीरे धीरे आ जाएगी। तो वी हम लोग को कोशिश करते हैं कि एक बार जब हमारे पास कस्टमर आए हैं तो विद इन 4 to 5 डेज उसको हम डिसबर्समेंट के लिए रेडी कर दें। So, thank you, Tanuj sir. ये we have discussed in general, जो for all the which is applicable for almost all the banks, जो in general guidelines होती है housing loan को करने के लिए. So thank you so much for giving us a in detail knowledge about all these components of the housing loan. और आई थिंक इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होएगा। प्लीज़ ये सब चीज़ एक बार अगर नहीं समझ में आए तो वापस से देख लो वीडियो, एंड अगर कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन दिस वीडियो, आपके जो भी डाउट्स है, एंड वी विल बी वेरी मच हैप्पी टू आंसर दोस डाउट्स ऑफ योर्स थ्रू कमेंट्स, और यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू अस एनी टाइम।